यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। मेरी कोशिश रहेगी कि आज इस चैप्टर को मैं आपको 45 टू 50 मिनट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट रिवाइज करा दूं। इसलिए मैं यहाँ पर सभी जो मेन पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी में वो सब भी हाईलाइट करके लाई हूँ और साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाकर लाई हूँ जिससे आपको ईजी रहे रिवाइज करने में। ओके, तो इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। आई मेक श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में एंड मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझाऊंगी। अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब आपको पता ही होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे जितना मर्जी लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है। ओके, उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है। अब ये जो सिंगल सेल होता है ये पहले ग्रो करता है, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है और जो कुछ इसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बाद ये डिवाइड करता है। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है ये द्वारा फिर ग्रो करेंगी, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेंगी, जो कुछ भी इनको रिक्वायरमेंट रहती है एक कंप्लीट सेल के लिए उन चीजों को पहले फुलफिल करते हैं, उसके बाद आपका सेल द्वारा फिर डिवाइड कर जाता है। ओके, ऐसे यहाँ पर रिपीटेड डिविजन्स होती हैं एंड इससे आपके एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। आगे अब ये भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ओके, ये प्रोसेस एज ऑन चलता रहता है। ओके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल की, इनफैक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले डिवाइड करते हैं 2 में, फिर ये जो 2 है ये आगे जाके पहले ग्रोथ करते हैं, डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं एंड फिर ये सेल फर्दर डिवाइड करते हैं। ओके, एंड ऐसे ही आपके पास एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जिसके पास मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जब आपके सेल में डिवीजन होती है तो उस टाइम आपका सेल डीएनए को रेप्लिकेट करता है या डीएनए को डुप्लीकेट करता है, सेल ग्रोथ करता है। ओके, ये सब प्रोसेसेस जो होती हैं जैसे कि सेल में डिवीजन होना, डीएनए का डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन होना या सेल में ग्रोथ होना, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। उसके बाद जब ये सब प्रोसेसेस हो जाती हैं उसके बाद एक करेक्ट डिवीजन कराई जाती है जिससे जो प्रोजेनी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा हो उनमें जो जीनोम हो वो एक इंटैक्ट जीनोम हो। ओके, ये अब आपके पास यहाँ पे सेल साइकिल की डिफाइन दी हुई है, यही मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखकर बताई हुई है। ओके, ये जो सेल साइकिल होती है ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं जिससे आपका सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, सिंथेसाइज करता है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल को जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट होती है एंड इवेंचुअली ये बाद में डिवाइड कर जाता है 2 डॉटर सेल्स में एंड इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल आपकी एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज करता है जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल को डिवाइड कराने के लिए एंड फिर ये डिवाइड कर जाता है 2 डॉटर सेल्स में। अल्थो जो सेल ग्रोथ है ये साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी होता है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस जो डीएनए का डुप्लीकेशन या जो डीएनए की सिंथेसिस होती है ये ओनली एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल में होती है। ओके, वो आपको पता होगा कि वैसे ये एस फेज में होता है डीएनए का सिंथेसिस। जो आपके रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं फिर उनको हम डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता है सेल डिवीजन के टाइम एंड इन्हीं इवेंट्स को आज हम पढ़ने वाले हैं एंड इन्हीं इवेंट्स को जेनेटिक कंट्रोल बोला जाता है। ओके, सेल साइकिल मेनली आपके फेजेस ऑफ सेल साइकिल। एक जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल होती है ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल आपका ये एक सेल डिवाइड करने जा रहा है एंड 2 डॉटर सेल्स बनाएगा तो ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स का टाइम लेता है। ओके, इसमें से भी क्या होता है एंड आपकी जो ईस्ट होती है ये जो ईस्ट आपकी ईस्ट जो होती है इसमें सेल साइकिल को कंप्लीट करने में ओनली 90 मिनट्स लगते हैं। ओके, आपके ह्यूमन बींग्स में सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं, ये ह्यूमन बींग का केस है एंड ईस्ट में यही 90 मिनट्स लगते हैं सेल को डिवाइड करने में। सेल को मेनली 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेस एंड एम फेज में। ओके, इंटरफेस एंड एम फेज में अब हम इसी की बात करेंगे आगे।
जो एम फेस होता है ये रिप्रेजेंट करता है फेस को जब आपका सेल एक्चुअली डिवाइड करता है एंड इसी टाइम मतलब आपकी माइटोसिस होती है। एंड आपका जो इंटरफेस होता है ये रिप्रेजेंट करता है फेस जो कि टू सक्सेसिव एम फेस के बीच में होता है। ये टू सक्सेसिव एम फेस के बीच में होता है। जैसे ये एम फेस था, उसके बाद फिर आपका इंटरफेस आएगा, फिर एम फेस आएगा, फिर इंटरफेस आएगा। ओके, ऐसे होता है। तो ये नोटिस करने की बात है कि जो 24 आवर्स का टाइम जो मैंने आपको बताया कि सेल डिवाइड करने में लगाता है, इसमें से अप्रोक्सीमेटली जो 95% जो टाइम होता है, मतलब कि 95% इसका अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स का जो टाइम होता है, ये आपका इंटरफेस में ही लगता है। ओके, एंड जो आपका एम फेस होता है, एम फेस आपका न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, जिसमें आपके जो डॉटर क्रोमोसोम्स होता है उनको सेपरेशन किया जाता है। जब आपके डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड उसके बाद आपकी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। आपका जो इंटरफेस होता है इसको वैसे हम रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं, ठीक है, बट ये कहने में ही रेस्टिंग फेस है, ये मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये मतलब कि वो टाइम होता है जब आपका सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन करने के लिए। इस टाइम आपका सेल ग्रोथ करता है, यहाँ पे डीएनए को रेप्लिकेशन किया जाता है आपके इंटरफेस में ही एक ऑर्डरली मैनर में। एंड आपका इंटरफेस को आगे 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेस, H फेस, G2 फेस। ओके, एंड यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखाई हुई है कि जो आपके सेल साइकिल होते हैं इसको मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरफेस में एंड एम फेस में। इंटरफेस को आप रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं। इंटरफेस में आपके पास G1 फेस, H फेस, G2 फेस रहता है। एंड एम फेस में आपको माइटोटिक फेस भी बोला जाता है। एम फेस में माइटोटिक फेस भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, आपका जो जीनोम है वो डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में आपका जो साइटोप्लाज्म है उसका भी डिवीजन किया जाता है। ओके, इंटरफेस में आपके ये जो यहाँ पे मैंने स्टेजेस दिखाई हुई है G1, H, G2, ये सिक्वेंशियल मैनर में होती है। सबसे पहले जब जीवन जो स्टेज है जब वो कंप्लीट होगी तभी आपका सेल एस फेस में एंटर करता है। एंड जब आपका एस फेस कंप्लीट होगा तभी वहां पे वो G2 फेस में एंटर करता है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं जो चेक करते हैं कि आपकी जो सेल की जो जीवन फेज के बाद भी एक चेक पॉइंट होता है, वहां पे चेकिंग की जाती है कि जो जीवन फेज की एक्टिविटीज थी वो कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। उसके बाद उसको एस फेज में भेजा जाता है। फिर एस फेज टू G2 फेज में भी जाने के लिए पहले चेकिंग की जाती है कि एस फेज में आपके डीएनए का सिंथेसिस होना था तो वो प्रॉपर वे से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ही उसको G2 फेज में भेजा जाता है। एंड G2 फेज के बाद ही आपका एम फेज आता है। अब एम फेज में क्या होगा, एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो जीनोम होता है उसको मतलब कि जो जीनोम होता है उसको डिवाइड किया जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद आपका जो साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो हम उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ था। आपके पास जो इंटरफेस है उसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, G1 फेस, H फेस, G2 फेस। एंड मैंने इंटरफेस के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंटरफेस ये फेस होता है 2 सक्सेसिव एम फेस के बीच में। ये रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। एंड एक आपके पास जी नॉट स्टेज भी होती है। जी नॉट स्टेज में क्या होता है, जब आपके सेल ने डिवाइड नहीं करना और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ओके, तो उस टाइम उसको जी नॉट स्टेज में भेज देते हैं। जी नॉट स्टेज को बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। अब हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। G1 फेज कॉरस्पॉन्ड करता है आपका इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज आपका वो टाइम इंटरवल है जो आपका माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इनिशिएशन आपका माइटोसिस एंड सॉरी जस्ट अ मिनट, G1 जो फेज होता है आपका ये इंटरवल होता है माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच में। ओके, देखो यहाँ पे आपका G1 फेज है, ये सॉरी ये रहा ना आपका G1 फेज। G1 फेज क्या है, ये टाइम इंटरवल है। किसके बीच का टाइम इंटरवल है, आपके एम फेज में। एंड एम फेज के बाद जब दोबारा से एस फेज आना होता है, एस फेज में क्या होता है, आपका सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए बोलते हो आप या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, इसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन की जाती है। ओके, G1 फेज आपका इंटरवल है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। G1 फेज में आपका सेल बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड ये इस टाइम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा होता है।
बट इस G1 फेज में आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज योर एस फेज। एस फेज को आप सिंथेसिस फेज भी बोलते हो। ये वो पीरियड होता है जब आपका डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है या आपके डीएनए को रेप्लिकेशन किया जाता है, रेप्लिकेट किया जाता है। ओके, इस टाइम में आपका जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो पर सेल डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल हो जाएगा। पहले आपके पास 2C कंडीशन थी, तो यहाँ पे 2C से 4C कंडीशन हो जाती है। देयर इज नो इंक्रीज, बट क्या होगा यहाँ पे आपका जो डीएनए का कंटेंट है वही इंक्रीज होता है, बट आपका क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता। अगर आपके सेल पहले डिप्लॉयड था और उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था G1 स्टेज में, तो एस फेज के बाद भी उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। बट यहाँ पे चेंज क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है, 2C से 4C बन जाते हैं। ओके, एनिमल सेल्स में क्या होता है, एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो न्यूक्लियस में स्टार्ट होती है एंड सेंट्रियोल आपका साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे स्पेशल एनिमल सेल को मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि एस फेज तो ठीक है, एस फेज में तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, बट आपके प्लांट्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है कि एस फेज में एनिमल सेल्स में आपका डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में चल रहा होता है एंड एट द सेम टाइम आपके साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहा होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है, जिससे माइटोसिस की यहाँ पे माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन की जाती है। प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाता है, जिससे आपकी सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहे। ओके, एंड अब आपको मैंने यही चीज यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भी बताई हुई है। इंटरफेस में आपके पास G1 फेस है, एस फेस है, G2 फेस है। G1 फेस का आपका इंटरवल होता है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। ये यहाँ पर आपका जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड ये 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल डिवीजन में यही टाइम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एस फेस, जिसको हम सिंथेसिस फेस भी बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है या डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। यहाँ पे कहता है आपका जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। यहाँ पे क्रोमेटिन के नंबर में कोई आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई इंक्रीज नहीं आता। ओके, एंड सेम टाइम में यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल्स में आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे G2 फेज में। यहाँ पे आपके प्रोटीन्स की सिंथेसाइज यहाँ पे आपका प्रोटीन्स की सिंथेसिस चल रही होती है, सिंथेसिस चल रही होती है, जिससे आपका सेल माइटोसिस के लिए प्रॉपर वे से प्रिपेयर हो जाए। इस टाइम आपकी सेल की ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपने देखा होगा कि कुछ सेल्स होते हैं एडल्ट एनिमल्स में जो मतलब कि ऑलवेज मतलब कि डिवाइड नहीं करते, जैसे कि आपके जो हार्ट सेल हैं। ओके, मतलब ये ओकेजनली डिवाइड करते हैं। ओके, तो या फिर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, उनको तब डिवाइड करने के लिए बोला जाता है जब किसी टाइप की कोई इंजरी वगैरह हो जाए। ठीक है, तो ये सेल क्या होते हैं, वैसे तो एक्टिव होते हैं, बट इनको G1 फेज से फिर G0 स्टेज में एंटर कराया जाता है, जिसको हम क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है, बट वो प्रोलिफरेट नहीं करता। ठीक है, एंड ये डिपेंड करता है, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी वो प्रोलिफरेट करेगा। जब कोई किसी टाइप की इंजरी होगी तभी उसको बोला जाएगा कि यस यू हैव टू प्रोलिफरेट। ओके, जिस सेल को डिवीजन में जाना पड़ेगा तो वो दोबारा से फिर G0 से G1 स्टेज में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी G0 एंड G1 स्टेज में जो सेल्स हैं वो आज से इंटरकनेक्ट होते हैं। आपका जो G0 में सेल है वो G0 से G1 में भी आ सकता है, एंड जो G1 में सेल है आपका वो G1 से G0 में भी एंटर कर सकता है। ओके, एनिमल्स में क्या होता है एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है वो ओनली डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखी जाती है। ओके, एनिमल्स में हम मेनली क्या मानते हैं कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये ओनली डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखी जाती है, बट इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि जो आपके मेल हनी बीज होते हैं। ठीक है ना, मेल हनी बीज में जो उसके हैप्लॉइड सेल्स है वो भी माइटोटिकली ही डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट आपने प्लांट्स में भी देखा होगा, वहां पे भी माइटोटिक डिवीजन होती है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में। आप जैसे यहाँ पे मतलब कि ये रिकलेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे एम फेज के बारे में।
ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस फेज में आपका डीएनए कंटेंट क्या रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको एज सच डायरेक्टली पूछ लेते हैं। G1 फेज में तो आपका जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो 2C होता है, पर एस फेज में वो 2C से 4C हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है। G2 फेज में वो 4C ही रहेगा। M फेज में जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होती तब तक वो 4C ही होता है, बट जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है वो फिर से 4C से 2C में हो जाती है, क्योंकि आपकी 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, दैट्स वाई। ओके, अब हम बात करें एम फेज की। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। यहाँ पे बहुत से रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह किया जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स में वो सेम रहते हैं, एंड इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, हम इसको माइटोटिक डिवीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसलिए जो कन्वीनियंस के लिए जो माइटोसिस है उसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसको हमने कैरियोकाइनेसिस बोला है। एंड उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद आपकी साइटोकाइनेसिस भी होती है। एंड कैरियोकाइनेसिस को मेनली आपने 4 पार्ट्स में, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, एम फेज में मैंने आपको बताया था, आपके एम फेज में एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है आपके पास साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो इसको हमने मतलब आगे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। वो स्टेजेस कौन से, आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, अब हम इन्हीं को ही 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज आपकी फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। यहाँ पे आपके पास ये S and G2 फेज के इंटरफेस के बाद आती है। आपका S and G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी हो चुका है, एंड वो मतलब कि वो आपस में इंटरवाइंड किया हुआ है, एक दूसरे से उलझा हुआ पड़ा है। तो प्रो फेज में क्या होगा, प्रो फेज में आपका इसका मतलब कि जो क्रोमेटिन है यहाँ पे कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, अब वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। अब जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल्ड मतलब कि सुलझना शुरू हो जाता है ना, मतलब कि अलग अलग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिन क्या कंडेंस होना शुरू हो गया है। जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं ये भी डुप्लीकेशन हो, इनका भी डुप्लीकेशन हो चुका है एस फेज में, तो ये भी अब अपोजिट पोल्स की साइड मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, जैसे ही आपका प्रो फेज कंप्लीट होता है तो उसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स देखे जाते हैं। जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, माइटोटिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें आपको अब 2 क्रोमेटिड्स शो होना शुरू हो जाती हैं, जो कि अटैच्ड होती है सेंट्रोमियर से। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास सेंट्रोमियर है, आपके पास यहाँ पे जो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो ऐसे अटैच हुई हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो 2 क्रोमेटिड्स हैं ये ऐसे अटैच्ड होती हैं एक सेंट्रोमियर के साथ। यहाँ पे आपको जो सेंट्रोजोम होता है, आपके सेंट्रोसोम जो कि एस इंटरफेस में डुप्लीकेट हो चुका है एनिमल सेल्स में, वो भी अपोजिट पोल्स की साइड मूव करना शुरू कर देता है। एंड ईच सेंट्रोसोम से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एस्टर्स बोलते हैं। ओके, एंड आपकी जो ये एस्टर्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलकर माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है आपके प्रोफेस में, आपका आपके इंटरफेस में आपका जो क्रोमोसोम वगैरह था वो सब डुप्लीकेट हो चुका था। ठीक है, अभी कैसा था वो, मतलब कि ऐसे उलझा हुआ पड़ा था वो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे उलझा पड़ा था। जैसे ही आपका प्रोफेज स्टार्ट होता है तो वो भी मतलब कि इंटेंगल्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो भी ना ऐसे ऐसे अलग अलग होना शुरू हो जाता है, वो ऐसे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। अब आपके क्रोमोसोम्स तो बनने शुरू हो ही गए हैं। ठीक है, एंड आपके जो एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी 2 डिफरेंट पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं, एंड उनमें ऐसे एस्टर्स का फॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। एस्टर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, एंड इसके साथ जब आपकी स्पिंडल फाइबर्स ऐसे ऐसे निकलने लग जाती हैं तो हम इसको माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। ओके, यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास। प्रो फेज में आपका क्या हुआ है, प्रो फेज में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है माइटोसिस की। यहाँ पे इनिशिएशन हुआ है क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होने का, आपके जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस्ड होने शुरू हुए हैं। आपका जो सेंट्रोसोम है जो पहले डुप्लीकेट हो चुका था
इंटरफेस में वो अपोजिट पोल्स के साइड मूव करना शुरू कर चुका है। आपके जो सेंट्रोसोम्स हैं वो भी मतलब कि रेडिएट होना शुरू हो गए हैं, उनसे सेंट्रोसोम से भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनको हम एस्टर्स बोलते हैं वो भी रेडिएट होना शुरू हो गए हैं। अब आपके जो ये एस्टर्स हैं एंड ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आपस में मिलकर माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पे, आपके प्रोफेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलोप्स, ये सब जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जब आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो तो ये इस टाइम विजिबल नहीं होती है। ओके, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। जब सेल आपकी प्रोफेज के एंड में होता है तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलोप ये सब नहीं होते। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, मैं आपको सिर्फ यहीं से समझा दूं। ये अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज था। ओके, अब मेटाफेज की बात करो। मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलोप का। यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर एनवेलोप है, पहले वो थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा था, वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया है। जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीटली कंडेंस कर चुके हैं। जो क्रोमोसोम है अब इनमें टू सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं एंड ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड है। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे ना काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स ना आपकी क्रोमेटिड्स के साथ विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स अटैच्ड होती है, ठीक है। एंड ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन होते हैं ये। ओके, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटाफेज में आपका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलोप का। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मेटाफेसिक क्रोमोसोम में आपके पास टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से हेल्ड होती है, मतलब कि ऐसे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे आपस में हेल्ड रहती हैं, ठीक है। एंड इनके यहाँ पे इस साइड में ऐसे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। काइनेटोकोर्स की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स से ऐसे अटैच्ड होती हैं। ओके, एंड स्पिंडल फाइबर से ऐसे आपका ये क्या है, ये आपके सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दो दिखाए हैं, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम में आपके पास टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ हेल्ड रहती है सेंट्रोमियर से। यहाँ पे आपके पास स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेंट्रोमियर्स पे, जिसको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाई है ये आपके पास काइनेटोकोर्स होती हैं। यहीं से आपकी स्पिंडल, इसी काइनेटोकोर से आके आपकी स्पिंडल फाइबर्स अटैच करती हैं एंड आपके सेल को सेंटर में लेकर आती हैं, आपके मतलब की सेल्स को आप ऐसे सेंटर में लाती है। इसलिए जो मेटाफेज होते हैं इसमें कुछ मतलब कि जो आपके मेटाफेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आकर रुक जाते हैं एंड ये काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर से। काइनेटोकोर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं फ्रॉम टू पोल्स। ओके, एंड आपकी जो मतलब ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मूव कर जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर्स पे एंड मेटाफेसिक प्लेट में ऐसे आके ये अलाइंड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर एनाफेज है। एनाफेज में क्या होगा, जैसे ही आपका एनाफेज शुरू होता है आपके जो क्रोमोसोम्स जो मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन थे अब ये स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, अब ये जो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। ओके, स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं एंड आपकी जो टू डॉटर क्रोमेटिड्स थी, ये आपकी क्रोमेटिड्स है ना, ये वन क्रोमेटिड है, टू क्रोमेटिड है। अब आपकी जो ये टू डॉटर क्रोमेटिड्स थी इनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोलना शुरू कर देते हैं एंड ये टू फ्यूचर डॉटर न्यूक्लाई में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। एंड इनका माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है अपोजिट पोल्स की साइड एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द। अब आपकी जो क्रोमोसोम्स हैं ये मूव अवे होना शुरू हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट से। जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का वो भी रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind, ठीक है। इसलिए एनाफेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें क्या होता है सेंट्रोमियर्स जो होती हैं वो स्प्लिट हो जाती है एंड आपकी क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाती है। ऐसे अभी जो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर आपका स्प्लिट हो गया है एंड आपकी जो ये क्रोमेटिड्स थी ये सेपरेट हो गई है एंड आपकी क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुकी हैं। नेक्स्ट इज योर टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये आपकी बिगिनिंग है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस की, मतलब कि टीलोफेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, अब ये क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ये वहां पे जाके दोबारा फिर डीकंडेंस्ड होंगे। अब तक मैं बोल रही थी कंडेंस होंगे बट टीलोफेज में आके डीकंडेंस होना दोबारा से शुरू कर जाते हैं एंड अपने इंडिविजुअल फॉर्म को ये लूज कर देते हैं, ये दोबारा फिर ऐसे थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके,
be seen and each set of chromatin materials tend to collect at each of the two poles and यहाँ पे आपका जो chromatin materials है ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आके प्रेजेंट होता है। पहले अभी क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गए थे, अभी दोबारा फिर क्रोमेटिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम्स है क्लस्टर में आ गए हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स में एंड इनकी जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स की जैसे जो आइडेंटिटी थी वो दोबारा फिर लॉस हो चुकी है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलोप है ये दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपके क्रोमोसोम के आसपास एंड आपके पास ये टू डॉटर न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन हो गया है। ये आपके पास टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एंड आपके पास जो पहले आपके पास सबसे पहले जो स्टेज थी वहां पे आपके पास न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर वहां पे डिसअपियर हो गए थे, तो यहाँ पे दोबारा फिर रीफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अब यहाँ पे आपके पास टू डॉटर न्यूक्लियाई तो बन गई है, बट अभी ये प्रेजेंट तो एक ही साइटोप्लाज्म तो इनका एक ही है ना। अब साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, अब जो आपका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाएगा एंड ये टू डिफरेंट सेल्स की वे में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, माइटोसिस एकम्पनिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेट। माइटोसिस आपकी तभी कंप्लीट नहीं हो जाती सिर्फ कि जब आपका क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया एंड टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ तो इट मींस अभी तो कैरियोकाइनेसिस हुई है, अभी साइटोकाइनेसिस होना बाकी है। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेल है वो खुद डिवाइड करेगा टू डॉटर सेल्स में एंड यहाँ से आपका साइटोप्लाज्म भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा एंड इसी वजह से हम इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ओके, एनिमल सेल्स में अब साइटोकाइनेसिस होने का भी एनिमल्स में एंड प्लांट सेल्स में अलग अलग वे होता है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक फुर्रो का अपीयरेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फुर्रो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी फुर्रो होती है ग्रेजुअली डीप होना शुरू हो जाती है एंड आपके सेंटर में आके डिवाइड कर जाती है एंड साइटोप्लाज्म को टू में डिवाइड करती है। जैसे अब ये फुर्रो थी ये ऐसे ऐसे डीपली होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये डीप होके 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 ये ऐसे अलग कर देती है आपके सेल को, ये अलग सेल बना देगी एंड ये अलग सेल को बना देगी। ठीक है, प्लांट सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है। ठीक है, आपके प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म होता है वो एक डिफरेंट होता है। प्लांट सेल्स में क्या होता है, सबसे पहले वॉल्स का प्लांट सेल में होता है एक वॉल का बनना शुरू हो जाता है सेल में। ठीक है, जो मतलब कि उसके सेंटर में बनना शुरू हो जाता है एंड ये फिर आउटवर्ड की साइड मतलब कि ग्रो होना शुरू हो जाती है, लेटरल वॉल्स तक पहुंचती हैं एंड इस न्यू सेल वॉल को बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर, तो हम इसको सेल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या होती है, जो ऑर्गेनेलिज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, ये भी इनको भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू डॉटर सेल्स में। सम कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होती रहती है बट वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती एंड एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, यहाँ पे क्या होता है, सिंसाइटियम का फॉर्मेशन होता है जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब कि माइटोसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार ये वाला ऐसे रीड करा देती हूँ। माइटोसिस आपकी इक्वेशनल डिवीजन होती है क्योंकि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ जो आपका डिप्लॉयड नेचर होती है सेल की वो एज सच मेंटेन रहती है। ओके, एंड वैसे तो क्या होता है, जो माइटोसिस होती है ये ओनली डिप्लॉयड सेल्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती है बट कुछ लोअर प्लांट्स में एंड कुछ सोशल इंसेक्ट्स जो हैप्लॉयड सोशल इंसेक्ट्स हैं उनमें भी माइटोसिस को देखा गया है। ओके, माइटोसिस को मेनली हम मतलब कि डॉटर सेल्स को डिप्लॉयड डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं एंड यहाँ पे जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट रहता है मीन्स जो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप जो रहता है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है। ओके, यहाँ पे माइटोसिस का मेन वो क्या रहता है, माइटोसिस से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन माइटोसिस की वजह से ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो सेल ग्रोथ होती है उसकी वजह से क्या होता है, आपका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो भी मेंटेन रहता है। आपका एक जो सबसे मेन जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का वो होता है, माइटोसिस आपकी सेल रिपेयर में भी वर्क करती है। ओके,
द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड जो सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट होते हैं या जो ब्लड सेल्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंटली इनको रिप्लेस्ड किया जाता है। ओके, माइटोटिक डिवीजन आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी देखी गई है, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम में, जिससे आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट की थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में करके बताई है। ये जो माइटोसिस होती है रिस्ट्रिक्टेड रहती है डिप्लॉइड सेल्स तक, बट कुछ जो लोअर प्लांट्स हैं या जो सोशल हैप्लॉइड इंसेक्ट्स हैं उनमें भी माइटोसिस देखी गई है। ओके, यहाँ पे जो आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है सिंगल सेल से, वो भी माइटोसिस की वजह से ही होता है। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी रिस्टोर करके रखती है। माइटोसिस आपकी सेल रिपेयर में भी वर्क करती है। ओके, तो नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे मीआयोसिस के बारे में। ओके, मीआयोसिस एक टाइप की रिडक्शनल डिवीजन होती है। इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रेड्यूस हो जाते हैं, मतलब कि हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज के लिए भी आपकी मीआयोसिस ही इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आपके ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जहाँ पे आपके टू गैमीट्स का आपस में फ्यूजन कराया जाता है एंड उन गैमीट्स में आपके पास कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जो ये गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिससे बाद में आपका जो सेल है वो डिप्लॉइड बन जाए, इन्हीं मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए आपकी मीआयोसिस ही इन्वॉल्व होती है। मेरे कहने का मतलब देखो, आपके पास जैसे ये गैमीट्स होते हैं, आपके पास गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। एंड जब आपके हैप्लॉइड जब गैमीट्स आपके द्वारा से फ्यूज करते हैं, तो आपके पास 2n सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 2n सेल का 2n गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर ये पहले ही 2n होते तो 4n हो जाता, तो ये तो कंडीशन मतलब कि सही नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे 2n गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए जो आपके पास ये गैमीट का फॉर्मेशन किया गया n, ये मीआयोसिस से ही किया जाता है। ओके, यहाँ पे मीआयोसिस ही इन्वॉल्व होती है। मीआयोसिस की वजह से ही जो आपके गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। एंड जब आपके गैमीट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, जब ये फ्यूज करते हैं, तभी आपके पास 2n गैमीट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई थी। मीआयोसिस एंश्योर कराती है हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें ये हैप्लॉइड फेज आता है, ये मीआयोसिस की वजह से ही आता है। एंड आपने मीआयोसिस को गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखा होगा, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड इसकी वजह से आपके हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड ये मीआयोसिस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। मीआयोसिस 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होती है, जैसे कि मेयोसिस 1 एंड 2। बट यहाँ पे सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। मतलब क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन ओनली फर्स्ट वन टाइम होता है, उसके बाद 2 सीक्वेंशियल डिवीजन होती है, जहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है एंड जो आपका सेल है वो 2 टाइम्स डिवाइड करता है। मीआयोसिस 1 आपकी मतलब कि जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर जाते हैं उसके बाद ही स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द एस फेज, मतलब कि सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, मीआयोसिस में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है एंड यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। यहाँ पे आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ मीआयोसिस 2। मीआयोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग 4 फेजेस। यहाँ पे पी मैट होता है मीआयोसिस 1 एंड मीआयोसिस 2 में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। यहाँ पे भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ओके, यहाँ पे देखो क्या कंडीशन होती है। आपने एक सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन लेके चलनी है कि पेरेंटल थे, उनके अंदर 2n कंडीशन होती है, मतलब कि उनके पास 2 कॉपीज होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो अब एस फेज में जब आपका ये पेरेंटल सेल जाएगा, तो एस फेज में ये अपनी मतलब कि सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। इसने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन किया, इसने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन किया, तो ऐसे ही। ठीक है, तो मीआयोसिस 1 में क्या होता है, इन ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये डिवाइड कर जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे आ गया एंड ये वाला यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर यहाँ पे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है मीआयोसिस 1 में। और जब आपके मीआयोसिस 2 होती है, तो वहां पे आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होता है। जैसे अब ये थे,
ठीक है। इसमें से अब क्या होगा, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे चली गई, एक यहाँ पे चली गई, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे चली गई, एक यहाँ पे चली गई। ओके, meiosis 2 में आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है एंड एट द एंड आपके पास 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। ओके, यही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे। meiosis में आपके पास 2 इक्वेंशियल साइकिल्स होती है न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन की, जिसको हम meiosis 1 एंड meiosis 2 बोलते हैं। बट एक ही टाइम आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है। meiosis 1 आपका पेरेंटल क्रोमोसोम में तभी स्टार्ट हो जाता है जब आपका एक बार जो क्रोमेटिड है एस फेज में रेप्लिकेट कर जाते हैं। ठीक है, एंड meiosis में आपकी पहले पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एंड रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ओके, ये भी मैं आपको लाइन बताऊंगी। यहाँ पे पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ऐसे मतलब कि आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स की तो ऐसे यहाँ पे पेयरिंग होती है, जैसे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, इनकी पेयरिंग होती है एंड रिकम्बिनेशन होता है 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, जैसे ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड थी एंड ये इसका, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स तो आपकी ये है ना, ये दो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, बट ये वाली इसकी और इसकी, ये आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। समझ आए, जो मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एंड रिकम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस को आपने फॉलोइंग फेसेस में ग्रुप किया हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, इसमें ये सब फेसेस आएंगे। एक चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। meiosis 1 में आपके पास प्रोफेस 1 होता है। प्रोफेस 1 ऑफ द जो प्रोफेस 1 होता है मेआइटिक रीजन का, ये टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। ओके, एंड हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है 5 फेसेस में। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, लेप्टोटीन जो होती है, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपको विजिबल होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपके कॉम्पैक्शन जो होती है क्रोमोसोम्स की, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स है वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, लैप्टोटीन में वो कॉम्पैक्ट होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं एंड साइनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ऐसे जो हमारे पास जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आता है क्रोमोसोम साइनेप्सिस जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिनको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सिनेप्स की वजह से उसको हम बाईवेलेंट और टेट्राड बोलते हैं। इनफैक्ट ये क्लियरली विजिबल भी नहीं होता, बट जो फर्स्ट 2 स्टेजेस होती है प्रोफेस 1 की, रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती है कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज जैसे पैकेटीन। पैकेटीन आपकी एज कंपेयर टू लैप्टोटीन, जाइगोटीन वगैरह से बड़ी होती है। पैकेटीन में आपके जो 4 क्रोमेटिड्स होती हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स की, वो डिस्टिंक्ट अलग अलग हो जाती हैं एंड आपको क्लियरली विजिबल होती है एज अ टेट्राड। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, आपका रिकम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था। ये आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, इट इज योर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे गए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, एंड क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड क्रॉसिंग ओवर इंजाइम की हेल्प से की जाती है। यहाँ पे जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, एंड रिकम्बिनेशन की वजह से ही आपकी पैकेट जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस कंप्लीट बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, एंड ये पैकेटीन के साथ साथ एंड हो जाता है। ठीक है, इससे आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं ओनली क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पे। उसके बाद आपकी डिप्लोटीन स्टेज आ जाती है, यहाँ पे आपका डिसोल्यूशन हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, एंड आपकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं बाईवेलेंट, ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब और क्रॉसओवर के जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था वहां से सेपरेट नहीं होते, इसके अलावा सब सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम काइस्मेटा बोलते हैं। ओके, इन oocytosome वर्टिब्रेट, ये जो डिप्लोटीन है ये मंथ्स और ईयर्स तक भी लास्ट करती है। जो आपकी लास्ट स्टेज होती है मियोटिक प्रोफेस 1 की, उसको हम डाइकाइनेसिस बोलते हैं।
यहाँ पे आपके जो काइस्मा का फॉर्मेशन हुआ था वो टर्मिनेट हो जाता है, काइस्मा टर्मिनेट कर जाता है। इस फेज में आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुली कंडेंस्ड होते हैं, मेयोटिक स्पिंडल से असेंबल्ड होते हैं, जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन किया जाए। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस आपका जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन कर जाता है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में अब वही होगा, ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है ये आपकी इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अलाइन करते हैं। आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपके अपोजिट वॉल से माइक्रोट्यूब्यूल्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके अपोजिट पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं, एंड ये स्पिंडल फाइबर्स आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे आके अटैच कर जाती हैं। ये आपकी स्पिंडल फाइबर्स ऐसे 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 सिंगल सिंगल होती हैं, ये आपकी ऐसे आके अटैच कर जाती हैं। ओके, तो ये सब था यहाँ तक आपके पास, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आपके पास सपोज करो प्रोफेस 1 कंडीशन, प्रोफेस 1 में मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहले लैक्टोटीन कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिड्स फॉर्म में होता है और ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है। उसके बाद ये साइनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। साइनेप्सिस में क्या होता है, ये आपस में आके मतलब कि ऐसे अलाइन करना शुरू मतलब ऐसे साइनेप्स करना, जैसे हम फोटो कराने के लिए इकट्ठे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही साइनेप्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। ओके, मतलब मैंने आपको डिफरेंट कलर के दिखाए हैं, बट ये होमोलोगस क्रोमोसोम से शो किया मैंने यहाँ पे। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर के बाद इनमें यहाँ पे काइस्मेटा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुई है, इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपकी डाइकाइनेसिस में ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज 1 में आके ये मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन हो गए हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड एनाफेज में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। एनाफेज 1 में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है। टेलोफेज 1 में ये एट द एंड पे मूव कर जाते हैं, एंड आपकी जो न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह होता है वो द्वारा से असेंबल हो जाता है। ओके, तो यहीं पे यहाँ पे दिखाया हुआ है एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होते हैं, एंड आपकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अभी वो एक दूसरे से अटैच्ड है सेंट्रोमियर पे। ओके, टेलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियोलस है वो रीअपियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाती है, इसको हम डायड्स ऑफ सेल बोलते हैं। ऑल्सो इन मैनी केसेस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्पर्जन में नहीं जाते, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। इस जो स्टेज होती है टू मी आयोटिक रीजन्स के बीच में, इनको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, एंड ये जनरली बहुत शॉर्ट होती है। यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता नहीं है, इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा। अब पहले आपके पास मी आयोसिस 1 हुआ, उसके बाद मी आयोसिस 2 होगा। ठीक है, जो मतलब मी आयोसिस 1 एंड मी आयोसिस 2 के बीच में जो गैप है उसको हमने क्या बोला, यहाँ पे जो गैप रहेगा ना बीच में, इसको बोला गया है इंटरकाइनेसिस। इसको यहाँ पे बोला गया है इंटरकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, आप सोचोगे मी आयोसिस 1 के बाद तो डीएनए डुप्लीकेट होना चाहिए या डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास मियासिस 2 शुरू हो जाएगी। अब मियासिस 2 शुरू होने के लिए हमारे पास अब ये प्रेजेंट है, हमारे पास टेलोफेज में अब ये आ गया। टेलोफेज 1 के पास हमारे पास ये ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक एक हो गया है ना, मतलब कि सेपरेट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो गया है। ठीक है, अब आपके पास मियासिस 2 में ये एंटर करेंगे, ये वाले 2 सेल्स एंटर करेंगे। अब क्या होगा, मियासिस 2, जस्ट अ मिनट, मियासिस 2 में आपके पास प्रोफेज 2 होगा। आपकी जो मियासिस 2 होती है ना, ये मेनली वैसे माइटोसिस के जैसे ही होती है। ठीक है, मियासिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही आपकी मियासिस 1 की साइटोकाइनेसिस वगैरह होती है उसके बाद ही आपकी मियासिस 2 शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुली इलोंगेटेड फॉर्म में रहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियासिस 1, जो आपकी मियासिस 2 होती है ये आपको नॉर्मल माइटोसिस जैसे ही रिजेंबल होती है। यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोफेज में वो डिसअपियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, एंड आपकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आकर अलाइन हो जाएंगे, एंड आपकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से आती है वो स्पिंडल्स आपकी अटैच हो जाती है काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स से। ओके, एनाफेज 2 में
यहाँ पे आपके पास स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर्स की ऑफ ईच क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, जिसने आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करके रखा हुआ था। अब आपकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की साइड मूव करना शुरू कर देंगी। ओके, एंड आपके शॉर्टनिंग होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स। नेक्स्ट इज योर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, प्रोफेज 2 में आपके पास ही ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेप्लिकेशन हो चुका है। अब ये मेटाफेज 2 में मेटाफेसिक प्लेट पे आके अलाइन हो चुके हैं। अब एनाफेज 2 में इनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो आपका स्पिंडल फाइबर है, वो शॉर्टेंड होता जा रहा है एंड आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका सेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये एक सेल में जाएंगी, ये दूसरे सेल में जाएंगे, तीसरे में, ये फोर्थ में, तो आपके पास ऐसे एन हैप्लॉइड सेल्स का, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टेलोफेज 2 में मियोसिस एंड होती है टेलोफेज 2 के साथ, जहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स है द्वारा से न्यूक्लियर एनवेलप के साथ द्वारा एनक्लोज्ड किए जाते हैं। साइटोकाइनेसिस होती है जिससे आपके पास टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है मियोसिस का? मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको द्वारा से कंजर्व किया जाता है स्पीसीज में आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, बट जब द्वारा से ये फ्यूजन होती है, आपके गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होती है, फर्टिलाइज फ्यूजन होती है, तो द्वारा से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको द्वारा से रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। एंड मियोसिस की वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड यहाँ पे वेरिएशंस का प्रोडक्शन होता है जो कि आपकी एवोल्यूशन की प्रोसेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, thank you all for listening me that much. I hope you will get the chapter.